यहाँ पर सोनेट नंबर 100 है और ये है विलियम शेक्सपियर का। देखिए शुरू करते हैं। वेयर आर्ट दाउ म्यूज एंड दाउ फॉरगेट्स सो लॉन्ग। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं, हे म्यूज तुम कहाँ हो, डेड दाउ फॉरगेट सो लॉन्ग तुम तो काफ़ी लंबे समय से भूल गई हो, टू स्पीक ऑफ डेट विच गिव्स दी ऑल दाई माइट। मैं उस व्यक्ति के बारे में कैसे लिखूं जिसे लिखने के लिए मुझे सारी इंस्पायरेशन देती हैं, सारी मुझे इंस्पायरेशन मिलता है। स्पेंड्स दाउ दाई फ्यूरी ऑन सम वर्थलेस सॉन्ग। और तुम जो हैं अपनी शक्ति अपनी पावर को ऐसे कुछ वर्थलेस सॉन्ग को क्रिएट करने में वेस्ट कर रही हो। डार्कनिंग दाई पावर टू लैंड बेस सब्जेक्ट्स माइट। क्या इस पावर का यूज जो तुम ऐसे बेकार के टॉपिक पर कर रही हो, क्या वो बेकार के टॉपिक अच्छे दिखेंगे, अर्थात वो अच्छे नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन यही सीधा सीधा यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है, एक तरह से दुख व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, सॉरो एक्सप्रेस करता है कि जो म्यूज हैं वो एक लंबे समय तक जो हैं, वो खुद कह रहा है कि उसे जो एक लंबे समय तक अपने प्रिय मित्र की याद नहीं आई और उसने उसकी सुंदरता पर, फेयर यूथ के सुंदरता पर, उसके प्रेम पर या उसकी प्रशंसा में कोई सोनेट नहीं लिखा है। और इस तरह से वो सोनेट लिखना चाह रहा है और कह भी रहा है कि जो उसने सोनेट नहीं लिखा, इस तरह के बिहेव के लिए वो अपने जो है, जो उसकी पोएटिक स्किल्स है, उसी को दोषी मानता है ना। और यहाँ पोएट ये भी बिलीव करता है कि उसका जो ये सोनेट या कविता लिखने का जो सोर्स है, कविता लिखने का जो सोर्स है वो उसका मित्र ही है। अपने मित्र के ही वजह से, फेयर यूथ के ही वजह से उसे कविता लिखने के लिए वो इंस्पायर होता है। और उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि वो अपने फेयर यूथ यानी कि अपने प्रिय मित्र को अनदेखा करके, एक तरह से उसको जो है उपेक्षा करके, किसी भी रचना में, ऐसे किसी भी रचना में बेस सब्जेक्ट, मतलब ऐसे किसी भी रचना में जो कि महत्वहीन है उसमें बिजी हो गया है। और इस तरह वो ये कहना चाहता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके कारण वो जो है म्यूज को एक्सप्रेस करता है और कहता है, म्यूज तुम कहाँ हो, तुम काफ़ी लंबे समय से भूल गई हो। ठीक, फिर आगे देखिए स्टेंजा नंबर 2 में क्या है। रिटर्न, ये कहता है, रिटर्न फॉरगेटफुल म्यूज, हे म्यूज तुम वापस चली आओ, जो तुम मुझे भूल गई हो, रिटर्न हो जाओ, एंड स्ट्रेट रिडीम इन जेंटल नंबर्स टाइम सो आइडली स्पेंड। और सीधा जो है ये जो आइडल मतलब बेकार के टॉपिक पर एनर्जी यूज कर रही हो, इसको सीधा जो है मतलब अच्छे टॉपिक में कन्वर्ट कर दो। और सिंग टू द एयर, आओ और मेरे कानों के पास गाओ, मुझे बताओ, डेट दोथ दाई लेज एस्टीम एंड गिव्स दाई पेन, है ना, मुझे ताकत दो और मुझे वो पेन दो, बोथ स्किल एंड आर्ग्यूमेंट, जिसकी वजह से मैं दोनों चीज़ मैं जो भूल चुका हूँ, स्किल भी भूल चुका हूँ, आर्ग्यूमेंट भी करना भूल चुका हूँ, और मुझे वो ताकत फिर से दो। तो देखिए स्टेंजा 2 में पोएट यही कहना चाहता है कि एक तरह से वो जो है अपनी मतलब पोएटिक स्किल से कहता है। अब पोएटिक स्किल से क्या कहता है कि जो उसे कविता लिखने की जो उच्च स्तर, चूंकि यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी लंबे समय से कवि ने कोई सोनेट नहीं लिखा अपने प्रिय मित्र की याद में, तो फिर से जो है प्रिय मित्र की याद में कुछ सोनेट लिखने का प्रयास करता है और कहता है कि हे सोनेट, जो तुम फॉरगेटफुल म्यूज, तुम वापस आओ और जिसे मैं कविता फिर से लिख सकूं। और ऐसे पोएम्स में जिसमें वो अपने मित्र के प्रेज यानी कि प्रशंसा का वर्णन करता है, उसकी गुणों का वर्णन करता है,
है ना, उसके लिए एक तरह से सही इमोशंस एक्सप्रेस करता है, सच्चे अर्थ में उसके प्रति प्यार एक्सप्रेस करता है। और ये जो एक्सप्रेस होता है ये नेचुरली हो जाता है। वो कहता है कि ये चीज़ जो है नेचुरली होता है। और इससे क्या होता है, उसकी जो पोएटिक स्किल में जो स्किल हैं और जो आर्ग्यूमेंट हैं, ये सारी चीज़ें लिखने के लिए उसका मित्र ही उसे प्रोत्साहित करता है। और इस तरह से वो ऐसे विषयों पर लिखना चाहता है जिससे उसका सोनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर लगने लगे, अच्छा लगने लगे, और इससे वो म्यूज को संबोधित करता है, तुम आओ और मेरी जो पोएटिक स्किल्स है, लिखने की जो प्रतिभा है, उसमें समा जाओ, सीधे उसमें फिर से समा जाओ। रिडीम का मतलब ये हाँ, फिर से समा जाओ, जिससे मैं अच्छा खासा सोनेट लिख सकूं अपने प्रिय मित्र की याद में, उसके क्वालिटी के वर्णन में। क्लियर इतना? अब देखिए थर्ड स्टेंजा में कह रहा है, राइज रेस्टी म्यूज माई लव्स स्वीट फेस सर्वे। ये कह रहा है, राइज रेस्टी म्यूज, हे म्यूज जो तुम काफ़ी लंबे समय से मेरी कविता में विराजमान नहीं हो, इसलिए वो रेस्टी म्यूज कर रहा है उसे। उठो, राइज मीन्स उठो, माई लव्स स्वीट फेस सर्वे, और मेरे लबर के स्वीट फेस को देखो, है ना, मेरे प्यार के आई मीन वेलवेट के स्वीट फेस को सर्वे करो, और ये बताओ इफ टाइम है एनी रिंकल ग्रैबन देयर, क्या समय ने उसके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ ला दी हैं। इफ एनी बी अ सैटायर टू डिस, अगर ऐसा है तो हम इस बीतते हुए समय पर एक सैटायर लिखेंगे पोएम के थ्रू, सैटायर करेंगे उसे, एंड मेक टाइम्स स्पॉयल डिस्पाइस्ड एवरीवेयर, और ये जो टाइम के स्पॉयल को हर जगह हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे, इसको वर्णन करेंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर पोएट ये चीज़ फील करता है कि उसकी जो पोएटिक स्किल है वो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव हो गई है, मीन्स बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो गई है ना, इनएक्टिव हो गई है और डल सी पड़ गई है। और अब पोएट यानी कि विलियम शेक्सपियर ये चाहते हैं कि इसको जो है एक्टिव और इसको एक बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने की आवश्यकता महसूस करता है, और इससे वो क्या करता है कि अपने प्रिय मित्र का चेहरा देखता है और उससे इंस्पायर होता है। क्लियर है? इंस्पायर होता है, और जिससे वो उस चेहरे का अध्ययन करके एक पोएम लिखना चाहता है ना, और एक तरह से टाइम को सैटायर भी करना चाहता है। वो वार्न्स करता है, चेतावनी देता है कि इस टाइम के चलने के साथ में, टाइम बीतने के साथ में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है का मतलब, जैसे उसका जो मित्र है, उसके मित्र के चेहरे में झुर्रियाँ आ सकती हैं, मतलब उसका मित्र एक बुढ़ापे की दौर में चला जा सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि समय जो है हर चीज़ को एक बैडली तरीके से वेस्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे बीतते हुए समय के साथ में हर चीज़ें क्या होती हैं, डलनेस की ओर जाती हैं, हर चीज़ें बेकार होती हैं। अब क्या होता है फिर, सारे लोग समय से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, जैसे हर कोई करता है। समय बीत रहा है, समय बीतने के साथ क्या क्या होता है, हर चीज़ बताया जा रहा है। और कब ये चीज़ यहाँ पर एक तरह से होप करते हैं कि इसकी जो है पोएटिक स्किल्स है, जब ये अपने मित्र के लिए कोई सोनेट लिखेगा, फिर से सोनेट लिखेगा, तो इससे उसके मित्र की सुंदरता, इससे इससे उसके मित्र की ब्यूटीनेस हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाएगी, अमर हो जाएगी। भले ही उसकी सुंदरता टाइम ने वेस्ट कर दिया है, लेकिन वर्ष में इसकी ब्यूटी हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। क्लियर इतना? देखिए अब इसमें क्या कहता है लास्ट कपलेट में, गिव माई लव फेम फास्टर देन टाइम वाज लाइफ, टाइम बेस्ट्स लाइफ, सो दाउ प्रिवेंट्स हिज स्काइथ हिज साइथ एंड क्रूक्ड
नाइफ ये कहता है कि मेरे प्यार को, मेरे फ्रेंड को वो चीज़ फिर से वापस कर दो, वो उसकी प्रसिद्धि फिर से वापस कर दो, जिससे समय ने जो उसकी लाइफ की सुंदरता को वेस्ट कर दिया है वो उसकी सुंदरता वापस आ जाए। और सो दाउ प्रिवेंट्स हिज साइथ एंड क्रूक्ड नाइफ, जिससे उसकी जो है उसकी जो है जो क्रूक्ड नाइफ ने, है ना, जो समय की इस तरह से समय के बीतने के साथ में उसकी सुंदरता बेकार कर दी है, वो सब बच सके, उससे वो बच सके। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर पोएट ये कहना चाहता है, अपनी पोएटिक स्किल से ये कहने का प्रयास करता है कि जो उसके मित्र की सुंदरता नष्ट हो चुकी है, जो उसके मित्र की ब्यूटी नष्ट हो चुकी है, वो उसके सोनेट में, वो अपने सोनेट के थ्रू उस ब्यूटी को अमर बना उस ब्यूटी को इमोर्टल बनाना चाहता है, अमर बनाना चाहता है। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है जब ये बेस्ट करने के लिए आता है, मतलब चीज़ों को तो बेस्ट करता ही है, तो इससे उसका कार्य जो टाइम बेस्ट करने का कार्य है, चीज़ों को धीरे धीरे डल कर देता है, सुंदरता कम कर देती है, उसका ये प्रयास बेकार चला जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो सोनेट है वो सोनेट के थ्रू उसके अपने फ्रेंड की अपने फ्रेंड की ब्यूटी को अमर बना देगा। क्लियर। और इससे जो है उसका फ्रेंड हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और वो फेमस हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सोनेट नंबर 100 का समरी है। समरी क्या, एड्रेसिंग हिज म्यूज, यहाँ पर पोएट अपने म्यूज को एड्रेस करते हुए कहता है, द पोएट आस्क्स हर, पोएट उससे पूछता है, वाई शी हैज बीन साइलेंट, क्यों वो इतना ज़्यादा साइलेंट क्यों है, एंड हैव फॉरगेटन द मैन, और उस आदमी को भूल गई है, फ्रॉम हु शी रिसीव्स पावर एंड डिग्निटी, जिससे वो पावर और डिग्निटी को रिसीव करती है। डज शी वेस्ट हर पावर एंड एनर्जी ऑन सम वर्थलेस थीम, क्या वो अपनी पावर और अपनी एनर्जी को किसी वर्थलेस थीम पर बेकार कर रही है, वेस्ट कर देती है। लोअरिंग हर पावर्स टू लाइट अप सम बेस सब्जेक्ट, और क्या वो इस पावर को कुछ ऐसे बेकार के टॉपिक को फोकस में लाने के लिए यूज कर रही है। ही बिगेन एड्रेस हर एज फॉरगेटफुल म्यूज, वो इस तरह से उसे जो है एक फॉरगेटफुल म्यूज के रूप में फिर से एड्रेस करता है, एंड आस्क्स हर टू रिटर्न टू हर ओल्ड सब्जेक्ट, और उसे कहता है कि वापस चली आओ, है ना। रीडिम इन वर्स द टाइम शी हैज स्पेंट सो आइडली, और उसके वर्ष में फिर से वो चीज़ दे दो, वो ताकत दे दो, जिससे वो जो कि बेकार गए सिंग टू हिम, और उसके लिए गाए, टू हु हैज अ हाई रिगार्ड फॉर हर, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक रिगार्डेबल है, and provides her both theme and the skill to deal with that theme, और उसे दोनों चीज़ प्रोवाइड करे, थेम भी स्किल भी, जिससे वो उस थीम पर दोबारा काम कर सके, मतलब वो चीज़ें सोनेट फिर से अपने मित्र की याद में लिख सके। देयरफॉर, इस तरह से आइडल म्यूज राइज एंड लुक इनटू हिज फ्रेंड्स कंटिनेंस टू सी, इसलिए वो जो म्यूज है जो कि अब सुस्त हो गई है उसको जगाना चाहता है, और कहना चाहता है कि तुम मेरे फ्रेंड की, है ना, उसके फ्रेंड की काउंटेनेंस को देखो, एक इनोसेंट चेहरे को देखो। इफ़ टाइम हैज सोन एनी डिके देयर, क्या समय ने वहाँ कुछ बेकार कर दिया है, उसके चेहरे पर झुर्रियों टाइप ला दिया है। इफ़ सी फाइंड्स टाइम फ्यूरोज देयर, अगर वो पाती है कि टाइम ने एक चीज़ों को डल कर दिया है,
डायरेक्ट हर सैटारिकल सेप्ट्स अगेंस्ट डिडिसे, तो डायरेक्ट जो है इस टाइम पर सैटायर करना चाहता है, एंड एक्सपोज ऑल द डैमेज डन बाई टाइम, और उन सारी चीज़ों के बारे में एक्सपोज करना चाहता है जिसको चीज़ों ने डैमेज कर दिया है, सॉरी जिसको समय ने डैमेज कर दिया है, एज समथिंग कम कंटेम्प्टाइल। द पोएट आस्क्स म्यूज टू गिव फेम टू हिज फ्रेंड। पोएट म्यूज से कहती हैं कि तुम जो उसके फ्रेंड को प्रसिद्धि दो, इन अ फास्टर मैनर, एक तेज तरीके से ऐसा कुछ करो कि उसका फ्रेंड प्रसिद्ध हो जाए, है ना। देन टाइम डिस्ट्रॉयज लाइफ, जैसा कि टाइम ने उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुम ऐसा करो कि उससे उसके पोएम की ब्यूटी फिर से क्या हो जाए, फेम हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अर्थात वो ये चाहता है कि म्यूज जो है उसके पोएटिक स्किल्स में फिर से आए और उसे शक्ति दें, जिससे वो एक अपने फ्रेंड की याद में एक सोनेट लिख सके और इस तरह से उसके फ्रेंड की ब्यूटी हमेशा के लिए अमर हो जाए। सो डैट सी कैन स्टॉप टाइम फ्रॉम अप्लाइंग इट्स साइथ फ्रॉम हर्टिंग हिज फ्रेंड। इस तरह से जो समय ने उसके फ्रेंड की ब्यूटी को धीरे धीरे डल कर दिया है, उसको वो फिर से वापस ला सके, है ना, और एक सोनेट लिख सके। तो ये था समरी सोनेट नंबर 100 का। यहाँ पर देखिए सोनेट नंबर 100 है, कुछ मैंने अपने हिसाब से लिख रखा है इसमें। देखिए, थ्रू आउट दिस पोएम, इस पोएम के थ्रू द स्पीकर एड्रेसेस हिज म्यूज एंड चेस्टिसेस देम फॉर लिविंग हिम। ये जो स्पीकर हैं इसने म्यूज को और अपने चेस्टिसेस को एक्सप्रेस किया है, उसको एड्रेस किया है ना, उसको एड्रेस किया है कि वो उनसे दूर चली गई हैं। ही फील्स एज दो, वो इस तरीके से फील करता है जैसे कि ही हैज बीन लिविंग अबेंडन्ड बाय हिज एबिलिटी टू राइट सफिशिएंटली अबाउट हिज बिलव्ड द फेयर यूथ, जैसे कि वो अपने बिलव्ड फेयर यूथ के बारे में लिखने की जो उसके अंदर स्किल थी, वो सारी स्किल को, सारी एबिलिटी को वो बिल्कुल पूरी तरह से भूल गया है। और वो कहता है, द स्पीकर यानी कि पोएट यानी कि विलियम शेक्सपियर, आस्क द म्यूज, ये म्यूज से कहता है, टू कम बैक, कि वो वापस चले आए, टू हिम, वो उससे कहता है कि वो उसके पास वापस चली आए, एंड अलाउ हिम टू राइट एज ही वंस डिड, और उसको फिर से लिखने की परमिशन दें जैसा कि वो हमेशा लिखता था, एक बार फिर से उसको वो शक्ति दें। ही स्टिल होप्स टू इमोर्टलाइज दिस यंग मैन सो डेट टाइम्स नाइफ नेबर टच हिम, वो अभी भी यही होप करता है, यही उम्मीद करता है कि वो जब लिखेगा तो उस यंग मैन की ब्यूटी को जो समय की नाइफ ने उसको नष्ट कर दिया है, बेस्ट कर दिया है, वो उसको इमोर्टलाइज कर देगा, अमर कर देगा। सोनेट नंबर 100 जिसका नाम है वेयर आर्ट दाउ म्यूज डेट दाउ फॉरगेट्स सो लॉन्ग, इज अ 14 लाइन सिंगल स्टेंजा पोएम। ये जो है 14 लाइन की एक पोएम है, डेट इज स्ट्रक्चर्ड इन ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन फॉर्म, जिसको एक शेक्सपियरियन फॉर्म में लिखा है। जैसे सोनेट के दो फॉर्म होते हैं जनरली, एक तो शेक्सपियरियन और दूसरा पेट्रार्कन, तो इसको लिखा है शेक्सपियरियन सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखिए, दिस फॉर्म रिक्वायर्स डेट द सोनेट बी मेड अप 3 quatrains set of 4 lines and 1 concluding couplet means set of 2 lines। ये जो सोनेट है इसमें 2 सेक्शन है, 3 क्वाट्रेंस हैं और 1 कपलेट है ना। क्वाट्रेंस मीन्स होता है सेट्स ऑफ 4 लाइन्स या ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स, और कपलेट मीन्स होता है ग्रुप ऑफ 2 लाइन्स। तो इसमें 3 क्वाट्रेंस हैं और 1 कपलेट है। द पोएम follows a consistent rhyme scheme
that conforms to the pattern of AB CD EF GG। देखिए ये जो पोयम है, ये जो सॉनेट है, ये एक राइमिंग स्कीम को फॉलो करता है और वो शेक्सपियरियन राइमिंग स्कीम है जो कि क्या है, AB AB। ये पहले क्वार्टरन के लिए है, दूसरे क्वार्टरन के लिए CD CD, और तीसरे क्वार्टरन के लिए EF EF, और फोर्थ क्वार्टरन के लिए है GG। एंड इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। सोनेट नंबर 100, द स्पीकर बिगिंस बाय आस्किंग अ रेटोरिकल क्वेश्चन। देखिए सोनेट नंबर 100 में स्पीकर जो है एक रेटोरिकल टाइप का क्वेश्चन करता है एंड देन अटेम्प्टिंग टू आंसर इट, और उसके बाद आंसर खुद से करता है। जैसे वो कहता है ना, वेयर आर्ट दाओ म्यूज, हे म्यूज तुम कहाँ हो, तुम काफ़ी लंबे समय से दिख नहीं रही हो, और उसके बाद वही फिर आंसर देता है कि आगे कि जब स्टेंजा पढ़ते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि तुम काफ़ी लंबे से नहीं दिख रही हो और तुम आओ और जो है मुझे पोएम को लिखने के लिए फिर से इंस्पायर करो, जिससे मैं अपने फ्रेंड के लिए पोएम लिख सकूं। ही वंडर्स वेयर हिज म्यूज हैज बीन, उसे आश्चर्य होता है कि उसकी म्यूज कहाँ चली गई है। ये फर्स्ट क्वार्टरन में यही इसी पर फोकस किया है कि वो आश्चर्य किया है कि उसकी म्यूज कहाँ चली गई हैं। इन द सेकंड क्वार्टरन ऑफ सोनेट 100, और सेकंड क्वार्टरन में वो कहता है स्पीकर आस्क द फॉरगेटफुल म्यूज टू कम बैक राइट अवे। स्पीकर उस फॉरगेटफुल म्यूज को वापस आने के लिए कहता है एंड फिक्स एवरीथिंग दैट्स ब्रोकन, और ये कहता है तुम वापस आओ और कोई भी चीज़ जो कि बेकार गई है, जैसे मेरी पोएटिक स्किल्स जो डल सी हो गई हैं, उन सारी चीज़ों को सही कर दो। और इन द थर्ड क्वार्टरन, और तीसरे क्वार्टरन में वो कहता है द स्पीकर टेल्स द म्यूज टू गेट अप, स्पीकर म्यूज से कहता है तुम अब जाग जाओ, तुम अब जाग जाओ, इवन दो इट्स स्लीपी, जो अब तुम सो गई हो, है ना, रेस्टी म्यूज कहता है ना, तो वही कहता है तुम जो सोई हुई हो अब तुम जाग जाओ। एंड इन द लास्ट 2 लाइन्स, और लास्ट के 2 लाइन्स में द पोएम इज टर्न्ड फुली टुवर्ड्स द यूथ, पोएम टोटली जो है टुवर्ड्स यूथ की तरफ जाती, यूथ की तरफ हो मतलब यूथ के बारे में बताया जाता है। हु ही वांट्स टू वर्शिप, जिसे वो पूजा करना चाहता है, एज ही वंस डिड, मतलब जिसे उस यूथ के बारे में जाता है, कपलेट के बारे में पोएम उस यूथ के बारे में बताता है जिसकी वो पूजा करता है, मतलब जिसकी वो प्रेज करता है। तो ये कहता है कि जैसा कि उसने पहले किया था अब फिर से वैसा वो करना चाहता है, और उससे म्यूज को बार बार कहता है तुम वापस आओ और मुझे ऐसा लिखने में हेल्प करो। इफ़ दिस कैन बी एकम्प्लिश्ड देन द यूथ विल नॉट बी कट डाउन बाई क्रूक्ड नाइफ ऑफ टाइम। अगर तुम आ जाओ तो मैं सोनेट लिखूंगा और इससे जो टाइम की जो क्रूक्ड नाइफ ने उसकी ब्यूटी को डल कर दिया है उसको मैं फिर से भर दूंगा, अर्थात इमोर्टल कर दूंगा। अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल दिया गया है। और देखिए सोनेट नंबर 100 मार्क्स अप अ चेंज इन द पोएट्स थिंकिंग फ्रॉम प्रीवियस सोनेट्स। ये जो सोनेट नंबर 100 है ये प्रीवियस, जैसे विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस सोनेट्स से पोएट की थिंकिंग को दिखाता है कि पोएट की थिंकिंग कैसे चेंज हो गई है इस सोनेट नंबर 100 में इसके पहले सोनेट के कंपैरिजन में। इन विच द सिंप्लिसिटी ऑफ हिज पोएट्री एंड एक्सपेक्टेड टू विन फेवर अगेंस्ट रिवाल्स एंड सजेस्ट पोएट्स हैविंग अफेक्शन फॉर द यूथ। और यहाँ पर ये जो है पोएट का जो यूथ के प्रति अफेक्शन है उन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। सोनेट नंबर 100 इज डेडिकेटेड टू फेयर यूथ मिस्टर WH। अब ये सोनेट नंबर 100 जो है ये फेयर यूथ मिस्टर WH को डेडिकेट है। जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखा था, तो 154 सोनेट में सोनेट 1 से लेकर 126 तो किसको एड्रेस है, फेयर यूथ मिस्टर WH को, और 127 से लेकर 152 तक के सोनेट को
डार्क लेडी को एड्रेस है, और 153 और 154 ये ग्रीक गॉड क्यूपिड को एड्रेस है। तो वही चीज़ यहाँ सोनेट नंबर 100 फेयर यूथ मिस्टर WH को एड्रेस है। और सोनेट नंबर 100 इतना समझ लीजिए कि यहाँ म्यूज को ये बुलाता है, और पहले क्वार्टरेन में कहता है उसे कम बैक के लिए कहता है, फॉरगेटफुल म्यूज को आने के लिए कहता है। दूसरे पहले क्वार्टरेन में वो उसे क्वेश्चन करता है कि तुम कहाँ हो, है ना। ये देखिए, ही वंडर्स वेयर हिज म्यूज हैज बीन। और दूसरे में कहता है फॉरगेटफुल म्यूज को वापस आने के लिए और चीज़ों को सही करने के लिए। तीसरे क्वार्टरन में कहता है कि उसको जगाता है ना, यद्यपि वो इनएक्टिव मोड में चली गई। और फाइनल में वो कंक्लूजन देता है, सारा जो है बताता है कि क्यों वापस आओ, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ एक्सप्लानेशन है, इम्पॉर्टेंट एक्सप्लानेशंस। तो यहाँ फर्स्ट स्टेंजा है, वेयर आर्ट दाउ म्यूज डेट दाउ फॉरगेट्स सो लॉन्ग टू स्पीक ऑफ डेट विच गिव्स दी ऑल दाई माइट स्पेंड्स दाउ दाई फ्यूरी ऑन सम वर्थलेस सॉन्ग डार्कनिंग दाई पावर टू लैंड बेस सब्जेक्ट्स लाइट। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर एक साथ में लिखा गया है, लेकिन आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अलग अलग लिखना है। तो इसके रेफरेंस की बात करेंगे तो रेफरेंस की बात ये होगा, यहाँ तक लिखा जाएगा रेफरेंस, कहाँ तक, केवल आपको लिखना होगा इमोर्टेलिटी तक। जैसे मैं शुरू करता हूँ, दीज लाइन्स हैज बीन, यहाँ पर हैव बीन होगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन शेक्सपियर्स फेमस सोनेट वेयर आर्ट दाउ म्यूज डेट दाउ फॉरगेट्स सो लॉन्ग। The present sonnet is at sonnet number 100 in the sequence। क्लियर है, आपको यहीं तक लिखना होगा, इतना चलेगा। क्लियर है। रेफरेंस मैं अपने वर्ड्स में बता दे रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा। These lines have been taken from the Shakespeare's famous sonnet where art thou muse that thou forget so long, that is sonnet number 100, dedicated to their friend fair youth। बस आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको हेडिंग बनाना होगा कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में आपको सीधा लिखना है, इन दिस सोनेट द पोएट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ हिज डियर फ्रेंड एंड विशेस फॉर इट्स इमोरलिटी। इस सोनेट में पोएट जो हैं अपने डियर फ्रेंड की ब्यूटी की एडमायर करते हैं और ये चाहते हैं उसकी ब्यूटी को इमोर्टल करना चाहते हैं। सोनेट बिगिंस टू अ लाइट अफेक्ट डेट शेक्सपियर डिड कंपोज दीज सोनेट्स कॉन्टिन्यूसली। और ये सोनेट इस तरह से शुरुआत होता है, द सोनेट ब्रिंग्स टू लाइट अ फैक्ट। सोनेट एक फैक्ट को फोकस में लाना चाहता है। कौन से फैक्ट को? डेट शेक्सपियर डिड नॉट कंपोज दिस सोनेट्स कॉन्टिन्यूसली, कि शेक्सपियर ने ये जो सोनेट्स लिखा है कॉन्टिन्यूसली नहीं लिखा, मतलब एक समय के बाद ये लिखना बंद कर दिए थे। हैविंग कंपोज्ड अ फ्यू ऑफ देम ही बिकेम बिजी इन सम अदर लिटरेरी कंपोजिशन। और ये सोनेट 100 को लिखने के पहले ये और किसी बाकी दूसरे लिटरेरी कंपोजिशन को लिखने में बिजी हो गए थे। When after a short or long interval he came back to sonnets। और जब एक लंबे समय के बाद ये सोनेट लिखने की तरफ आए तो he wrote this one in which he rebukes his poetic faculty for this fault। और जब वापस आए तो फिर से सोनेट लिखना शुरू किए, लेकिन अच्छे से नहीं लिख पाने की वजह से वो अपनी पोएटिक स्किल्स को कोस रहे थे, है ना। और एक तरह से यहाँ प्रेज भी कर रहे हैं कि तुम कहाँ हो म्यूज, तुम कहाँ हो, आओ मेरे लिखने की स्किल्स को इम्प्रूव करो। चलिए अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन है, इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ हिज फ्रेंड इन हिज पोएटिक वर्क्स। इन लाइन में पोएट अपने पोएटिक वर्क्स में अपने फ्रेंड के इम्पोर्टेंस को पॉइंट आउट करते हैं।
ही रिगार्ड्स हिम द ट्रू इंस्पायरेशन ऑफ हिज सॉनेट्स, और वो अपने फ्रेंड को सॉनेट का एक ट्रू इंस्पायरेशन के रूप में उसे मानते हैं अपने फ्रेंड को। द आइडिया पेन्स द पोएट्स हार्ट डेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम ही रिमेंड फॉरगेटफुल ऑफ हिज डियर फ्रेंड, और ये आइडिया उसे दर्द देता है ना, कि वो एक लंबे समय से अपने फ्रेंड के बारे में लिखना भूल गए थे, बंद कर दिए थे। एंड रोट नथिंग इन हिज लव और प्रेज, और अपने फ्रेंड के लव या प्रेज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिखा था। ये सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा उनको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है। ही रिब्यूक्स हिज फैकल्टी ऑफ पोएट्री फॉर दिस नेग्लेक्ट, और इस तरह से वो अपने पोएटिक स्किल को कोसते हैं। बिकॉज ही बिलीव्स डैट हिज फ्रेंड इज द स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फोर्स डैट इंस्पायर हिम टू कंपोज पोएम्स, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि उसका फ्रेंड पोएम को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में होता है, फैक्टर के रूप में काम करता है। इट सरप्राइजेज द पोएट ग्रेटली, ये पोएट को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देता है। डैट ही इग्नोर्ड हिज डियर फ्रेंड, कि उसने अपने डियर फ्रेंड को इग्नोर कर दिया है। एंड रिमेंड बेस्टिंग हिज पोएट्री इन कंपोजिशन ऑफ वर्थलेस नेचर, और अपने पोएट्री को इस बाकी के वर्थलेस क्रिएशंस पर बेस्ट कर दिया है। ही रिगार्ड्स इट a severe mistake for thus the power of composing good poems of high standard would decay day by day, और इस तरह से वो ये कहते हैं कि उसने अपनी एनर्जी को फालतू के बेकार के लिटरेरी कंपोजिशन पर वेस्ट किया है, और अब वो सोनेट लिखेगा और फिर वही अपने फ्रेंड की ब्यूटी को प्रेज करेगा। अब यहाँ क्रिटिकल कमेंट में क्या लिखेंगे? दिस सोनेट इज एड्रेस टू मिस्टर WH हु इज सपोज्ड टू बी हेनरी रियोत्सले द थर्ड अर्ल ऑफ साउथैम्पटन। ये सोनेट जो है मिस्टर WH को एड्रेस है, और जिनका मतलब होता है हेनरी रियोत्सले, जो कि थर्ड अर्ल ऑफ साउथैम्पटन हैं। इसके बाद में सेकंड स्टेंजा, तो देखिए सेकंड स्टेंजा क्या है? रिटर्न फॉरगेटफुल म्यूज एंड स्ट्रेट रिडीम इन जेंटल नंबर्स टाइम सो आइडली स्पेंट सिंग टू द ईयर डेट दथ दाई लेज एस्टीम एंड गिव्स दाई पेन बोथ स्किल एंड आर्ग्यूमेंट। देखिए रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सेम होगा। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दीज लाइन्स द पोएट फील्स सॉरी फॉर डिसे इन हिज पोएटिक टैलेंट। इस लाइन्स में पोएट अपने पोएटिक टैलेंट में जो कमी आ गई है उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं। ही आस्क्स हिज पोएटिक फैकल्टी टू मेक इम्प्रूवमेंट एंड गो बैक टू द फॉर्मर थीम्स रिलेटेड टू द डियर फ्रेंड टू कंपोज गुड पोएम्स ऑफ हाई। यहाँ पर देखिए वो ये चाहते हैं कि उनकी जो पोएटिक स्किल जो वापस चली गई है वो वापस उनके पास आए और उनको पोएम लिखने के लिए इंस्पायर करे, जिससे वो अपने फ्रेंड की प्रेज कर सकें। अब देखिए द पोएम्स डैट डील विद फ्रेंड्स क्वालिटीज एक्सप्रेस हिज ट्रू फीलिंग्स। पोएम जो कि उसके फ्रेंड की क्वालिटी के साथ डील करता है, वो समय के एक जो है मतलब समय के साथ में अपने फ्रेंड के प्रति जो फीलिंग्स है उस ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। एंड गिव अ नेचुरल एक्सप्रेशन टू हिज डीप फेल्ट इमोशंस, और अपने उसके इमोशंस को एक नेचुरल एक्सप्रेशन मिलता है, देता है। सच पोएम्स कैप्टिवेट अटेंशन ऑफ द लिसनर एंड विन हिज हार्ट, और इस तरह की पोएम लिसनर के ध्यान को है ना अट्रैक्ट करती हैं और उनके दिल को जीत लेती हैं। द पोएट लॉन्ग्स फॉर दिस स्किल एंड थीम डैट में प्रोड्यूस अ मैजिकल इफेक्ट इन हिज पोएट्री सो डैट ही माइट राइट मोर एंड मोर पॉपुलर सोनेट्स। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं
कि उसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सोनेट लिखना चाहिए। क्रिटिकल कमेंट क्या है? दीज लाइन्स रिमेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ मेंटल agony caused by the loss of his poetic vision as expressed in the poem Ode on Intimations of Immortality। चलिए अब यहाँ पर है थर्ड स्टेंजा। राइज रेस्टी म्यूज माई लव्स स्वीट फेस सर्वे इफ टाइम हैव एनी रिंकल graven there if any be a satire to dissay and make times spoils despised everywhere। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या है? इन दीज लाइन्स द पोएट फील्स डेट हिज पोएटिक टैलेंट हैज ग्रोन डल एंड पैसिव। देखिए थर्ड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि उसकी जो पोएटिक टैलेंट है वो डल हो गई है और इनएक्टिव फॉर्म में चली गई है। इट आर टू बी मेड शार्प एंड एक्टिव। अब इसको शार्प और एक्टिव बनाने की आवश्यकता है। फॉर इट परहैप्स हिज डियर फ्रेंड्स स्वीट फेस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मोटिवेशन। और इसके लिए वो अपने फ्रेंड की अगर चेहरे को देख लेगा तो उसके लिए मोटिवेशन हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। ही आस्क्स हिज पोएटिक स्किल टू स्टडी डेट इंस्पायरिंग फेस। वो अपनी पोएटिक स्किल से कहता है कि वो अपने फ्रेंड के फेस को देखे जो कि उसको इंस्पायर कर सके। ही वार्न्स, वो उसको वार्न भी करता है। डेट ग्रोइंग एज माइट हैव मेड रिंकल ऑन हिज फेस, कि ये समय जो है, समय ने उसके फेस पर रिंकल ला दी होंगी। रिंकल मीन्स झुर्रियाँ आ गई होंगी। बट डैट इज मार्क ऑफ एबल इफेक्ट ऑफ पासिंग टाइम, जो कि एक गुजरते हुए समय का एक सिंबल है। डैट डिसेज एवरीथिंग, क्योंकि गुजरता हुआ समय हर चीज़ों को कम कर देता है, हर चीज़ों की ब्यूटी को डल और इनएक्टिव कर देता है, वेदर गुड और बैड, चाहे वो अच्छी हों या बेकार हों। For this destructive attitude all scorn the power of time. The poet hopes his poetic talent would be successful in making his dear friend's beauty immortal। क्रिटिकल कमेंट में यहाँ क्या है थर्ड स्टेंजा के? देखिए द पोएट इज श्योर हिज फ्रेंड्स ब्यूटी विल हैव द ब्लिस ऑफ इमोरलिटी फॉर ही इज डिस्क्राइबिंग इन इट हिज सोनेट। It in his sonnet poetry is immortal and it has power to immortalize the poet's beauty that people would read even ages after the death of his dear friend. The lines of this sonnet would prove eternal. True art has the bliss of immortality। देखिए यहाँ पर यही कहना चाह रहा है शॉर्ट में कि कुल मिलाकर वो इस सोनेट की लाइन के थ्रू इटर्नलिटी लाना चाहता है और अपने फ्रेंड की ब्यूटी को अमर बनाना चाहता है। अब यहाँ देखिए लास्ट टू लाइन। गिव माई लव फेम फास्टर देन टाइम बेस्ट लाइफ सो दाउ प्रिवेंट्स हिज साइथ एंड क्रूक्ड नाइफ। एक्सप्लेन, वो क्या करना चाह रहा है? इन दीज लाइन्स द पोएट आस्क्ड हिज फैकल्टी ऑफ पोएट्री टू अकाउंट फॉर हिज डियर फ्रेंड्स ब्यूटी बिफोर टाइम सक्सीड्स इन डिसेइंग इट। When time comes to dissay it, the dissay would prove meaningless, for in sonnet his friend's beauty would stand immortalized. Here he borrows a traditional imagery and presents time as a destroyer having a crooked knife in his hand to cut everything, but time will not be able to destroy beauty of the poet's friend, for that is regarded in his sonnets. Shakespeare hopes the sonnets composed on his friend's beauty would never be outdated। देखिए शेक्सपियर यही आशा करता है जो वो सोनेट अपने फ्रेंड की ब्यूटी के लिए लिखा है वो कभी आउटडेटेड नहीं होगी। ही क्लेम्स, देखिए यहाँ पर ही क्लेम्स वॉट एवर इज रिगार्डेड इन अ पॉकिन बिकम्स इमोर्टल इन अ पोएम्स, यहाँ पर होगा जो भी उसने पोएम में रिकॉर्ड किया वो सारी चीज़ें इमोर्टल हो जाएंगी।
टाइम डज नॉट सक्सीड इन डिसेइंग इट, और टाइम इसको डिसे करने में सक्सेस नहीं हो पाएंगी। टाइम इज पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय ऑल फिजिकल थिंग्स, टाइम के पास इतना ज़्यादा पावर होता है कि वो सारी की सारी फिजिकल थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। बट पोएट्री हैज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग एंड डज नॉट फॉल अ विक्टिम टू टाइम्स डिस्ट्रॉइंग पावर। ये देखिए, लेकिन ये जो पोएट्री है, इस पोएट्री के थ्रू वो जो है एक इमोर्टिलिटी का पावर ला सकती हैं। क्रिटिकल कमेंट में पोएट्री इज इमोर्टल एंड बियॉन्ड द पावर्स ऑफ डिसे।